नमस्कार, कमोडिटी 360 डिग्रीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और नवंबर में देश में खाने के तेल में रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। सोयाबीन और सोया मील दोनों का स्टॉक भी बढ़ा है। क्या है इसके कारण, क्या है नंबर्स, कैसी रही मांग, इस पर करेंगे चर्चा। और सरकार कब तक खाने के तेल के वायदा पर से बैन हटा सकती है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डीएन पाठक, एनजीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। सबसे पहले तो नंबर्स की बात कर लेते हैं और नीरव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने बनते हुए देखे हैं, जहां पर करीब करीब 12 से 13% का इजाफा नवंबर के महीने में देखने को मिला है, क्या कुछ कारण है उसके पीछे? देखिए, आई थिंक पाम इंपोर्ट कंटिन्यूसली अच्छा रहा है। पाम का हमने देखा जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स, जब से इंडोनेशिया ने बैन खोला है, अच्छा प्राइस हमको मिल रहा है। और इसमें आपका लास्ट मंथ का इंपोर्ट जो नवंबर मंथ का है वो अबाउट 11.61 लाख टन का रहा है। जनरली अक्टूबर सितंबर ये मंथ में भी हाई इंपोर्ट रहा है और दिसंबर का भी एक्सपेक्टेड इंपोर्ट 8.5 लाख टन का पाम प्रोडक्ट का दिख रहा है। सो आई थिंक प्राइस एडवांटेज इंडिया ले रहा है, क्योंकि ऊपर में डिफरेंस अबाउट $450 का हो गया था पाम टू सोया ऑयल का। करंटली वो डिस्काउंट नैरो डाउन होकर $250 का हो गया है। पर भी अभी तक के जो हमने इंपोर्ट बुकिंग कर रखे हैं वो सब आएंगे। मे बी जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा सा स्लो डाउन फॉर पाम ऑयल हो सकता है। उसके सामने इंपोर्टेड ऑयल्स में सोया ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल की भी इंपोर्ट एक स्टेडी फॉर्म पे चल रही है। 2,50,000 to 3 लाख टन की सोया की इंपोर्ट चल रहा है। सन में मुझे लगता है दिसंबर मंथ में 2.5 लाख टन 2 लाख टन तक का इंपोर्ट आ सकता है, क्योंकि काफी बहुत यूक्रेनियन कार्गो भी हमने लिया है। So overall import is good, well supplied domestic अपना well supplied imported oils का मार्केट रहेगा। साथ ही में अब डोमेस्टिक ऑयल्स में मुझे लग रहा है कि एक सप्लाई ठीक हो रही है। एक और चीज जो इंडस्ट्री की मांग रही है नीरव, की जो ड्यूटी डिफरेंस है आरबीडी और पामोलिन में, उसमें उसको कम करने की, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है रादर, उसे आप कैसे रीड करते हैं? देखिए, जो वैल्यू एडिशन इंडिया में ज्यादा हो बेटर है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमें जितना वैल्यू एडिशन हमारे पास इंडिया में हो सके वो करने की कोशिश करना चाहिए। और उसके लिए हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये डिफरेंशियल हमको बढ़ाना चाहिए। एक प्राइसेस का भी व्यू ले लेते हैं यहाँ पर। रुपेश, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल खाने के तेलों के प्राइसेस को? क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो सिर्फ सोयाबीन के भाव इस साल में शायद पॉजिटिव तरीके से खत्म हो रहे हैं। 12% की बढ़त यहाँ पर है। पाम, सनफ्लावर, रेपसीड इस साल नेगेटिव फिलहाल यहाँ पर कारोबार करते हुए दिखे हैं। वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपडेट देखने को मिला। लास्ट एक दो दिन से 2-3 दिन से थोड़े पॉजिटिव मूड आ रहे हैं, जो बॉटम आउट हो गया ऐसा गणित लग रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में भी। इंडिया में भी अगर डोमेस्टिक की बात करें तो 5,400 के आसपास जो सोयाबीन के भाव चले थे, 5,550 5,600 के आसपास आ रहे हैं। सोया निकल की डिमांड थोड़ी निकल रही है एक्सपोर्ट के लिए। तो ओवरऑल जैसा लग रहा है कि नो डाउट जो फेस्टिवल डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आगे डिमांड थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन सप्लाई का भी इतना बड़ा प्रेशर नहीं है। प्राइसेस रेंज बाउंड होने चाहिए। पर्टिकुलरली सोयाबीन की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5,300 to 5,800 के बीच में रहना चाहिए। ओके, एक जायजा यहाँ पर फसल का भी ले लेते हैं और हमारे साथ सुपा के ईडी मिस्टर डीएन पाठक भी हैं। मिस्टर पाठक, ओवरऑल एज ऑफ नाउ फिगर्स यहाँ पर क्या नजर आती हैं? क्योंकि माना यह जा रहा है कि बाजार में अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, इंपोर्ट्स इतने जोरदार हुए हैं, सामने मांग बहुत अच्छी नहीं है और बुआई का इलाका काफी बेहतरीन है। बुआई के हिसाब से क्या नंबर्स हैं? देखिए, नंबर जो हमने अभी दिए थे इस साल 120 लाख टन, अभी हम उस पर कायम है। मुझे लगता है कि ये फिगर इससे बेहतर हो सकती है, कम होने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि जैसी आवक हम देख रहे हैं, जैसी रिपोर्ट आ रही है, जो सोयाबीन की क्वालिटी हम देख रहे हैं, मंडियों में बहुत अच्छी आवक है। उससे लगता है कि फसल जो हमने आंकड़ा दिया है वो सही है। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं है। बुआई तो अब अगले साल, क्योंकि कीमतें किसानों को अच्छी मिल रही हैं, तो अगले साल की बुआई भी अच्छी रहेगी। बाकी मस्टर्ड की बुआई काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। अभी बड़ी जोर शोर से मस्टर्ड की बुआई हो रही है। कुछ मस्टर्ड बोई जा चुकी है, ऑलरेडी फसल खेत में है। तो सब मिला के सप्लाई साइड बहुत अच्छी है। इंपोर्ट, जैसे नीरव ने बताया, काफी अच्छा इंपोर्ट भी हो रहा है। लोकल सप्लाई, लोकल क्रशिंग जैसे इन 2 महीनों में, पिछले महीने के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले 6 लाख टन ज्यादा क्रशिंग हुई है सोयाबीन की। पिछले साल दो महीने में 14 लाख टन क्रश हुआ था, इस साल 20 लाख टन क्रश हुआ है। तो ओवरऑल क्रशिंग एक्टिविटी भी काफी अच्छी है, मील की डिमांड है, सब ठीक है। सिर्फ एक्सपोर्ट में थोड़ी समस्या आ रही है।
अभी भी हमारी प्राइसेस जो हम एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। एक नजर अब यहां पर इस चीज पे भी डाल लेते हैं कि दिसंबर का महीना है और 21 तारीख को यहां पर खाने के तेलों और बाकी सब कमोडिटीज पर बैन लगा था और वो एक साल 21 दिसंबर को पूरा हो जाता है। अगर कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आई तो ये सभी कमोडिटीज वापस से लिस्ट हो जाएंगी। अगर कोई नोटिफिकेशन आता भी है तो उसी का बाजार को फिलहाल यहां पर इंतजार भी है। नीरव, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप, क्या बाजार तैयार है, क्या एक फॉरवर्ड लुकिंग या लुकिंग फॉरवर्ड वाला सीन है? भाग का तबका स्पेशली एडिबल ऑयल्स में बहुत ज्यादा ये फील कर रहा है पिंच, क्योंकि इतना बड़ा फॉलिंग ट्रेंड रहा। $1600-1800 से लेके $900 के बीच तक में पाम ऑयल गया और कोई हेजिंग मैकेनिज्म नहीं था। काफी बड़ा लॉस इंपोर्टर्स को और ट्रेड पार्टिसिपेंट्स को सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए लगा। सिमिलरली सोया डीगम भी जो इंपोर्ट करते हैं उनको भी ये लगा। सो ओवरऑल ऑयल एंड ऑयलसीड इंडस्ट्री में इसकी पिंच जरूर फील हुई हेजिंग की। पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल्स में सोया ऑयल सीपीओ में मुझे लग रहा है कि एक इंडस्ट्री का अमूमन एक कॉमन ग्राउंड है इस चीज में कि भाई उनके फ्यूचर्स तो चालू होने चाहिए। सोयाबीन में जरूर हमारे सोपा जो पाठक जी भी यहाँ पे हैं, दे आर रेजिस्टिंग इट। सो सोयाबीन के ऊपर बाद में भी लेटर कॉल लिया जा सकता है, कैसा गवर्नमेंट को लगता है, ट्रेड बॉडीज को लगता है। बट आई थिंक एडिबल ऑयल फ्यूचर्स जल्द ही चालू भी होने चाहिए, इसको हम मिस भी कर रहे हैं। और एक इंडस्ट्री ये मान के भी चल रही कि अगर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया तो बाद में ये फ्यूचर्स फॉर एडिबल ऑयल्स मतलब सोया ऑयल एंड सीपीओ चालू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स मिस्टर पाठक से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन रुपेश आपका भी इस पे व्यू लेना चाहेंगे। 8-9 कमोडिटीज यहां पर सस्पेंडेड हैं, आपका क्या व्यू है? क्या बाजार इनको चाह रहा है, वेट कर रहा है? मार्केट डेफिनेटली वेट कर रहा है। ये सब चीजों की जो बैन हुई है, चना है, सबके प्राइसेस में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है, देयर इज नो हेजिंग मैकेनिज्म। सो मार्केट बहुत डेफिनेटली वेट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सब कमोडिटी, लेकिन आरएसओ और सीपीओ का मुझे लग रहा है कि 21 तारीख से परमिशन मिल जानी चाहिए। बाकी सब कमोडिटी के लिए इतना मूवमेंट भी बाजार में दिख नहीं रहा है, एक्शन की तरफ से भी इतनी तैयारियां दिख नहीं रही है। तो आई डाउट कि 21 तारीख को चालू होगा, बिकॉज अभी 5 to 6 वर्किंग डेज बाकी है। और 21 तारीख भी अभी नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। चना है, व्हीट है, राइस है, वो सबसे इतनी तैयारी दिख रही है। लेकिन हाँ, मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक कि आरएसओ और सीपीओ का लॉन्च हो जाएगा। मिस्टर पाठक, अब आपकी बारी है और क्लियरली सोयाबीन पे आप काफी बार बार रिएटरेट करते रहे हैं कि बाकी कुछ लेके आया जाए तो लेके आया जाए, लेकिन सोयाबीन पे यहाँ पर वायदा शुरू नहीं होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उठापटक यहाँ पर भी प्राइसेस में रही है। जो आपके तर्क है, ऑफ कोर्स हमने आपसे पहले भी उसके बारे में यहां पर बात की ही है, लेकिन जो बाकी पूरी इंडस्ट्री है वो रिस्पेक्टफुली ये कहती है कि ठीक है, सोपा ने मना किया है तो चलिए एक कमोडिटी छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी यहां पर आ जानी चाहिए। सोया भी आए तो अच्छी बात ही है, लेकिन क्योंकि पाठक जी कहते हैं तो चलिए एक बार उसको छोड़ देते हैं। हमने पूरी इंडस्ट्री को रिस्पेक्टफुली ये कहते हुए देखा है। आप कैसे देखते हैं, क्या तर्क है, क्या कुछ चेंज हुआ है? आपको लगता है बाजार में मैच्योरिटी है और उसका फायदा यहां पर उठाया जाना चाहिए? मैं बड़े रिस्पेक्टफुली सोपा की तरफ से कहना चाहता हूं कि सोयाबीन को छोड़ के बाकी कमोडिटीज में, खासतौर पर तेल में वायदा की जरूरत है, क्योंकि जैसे नीरव ने सही बोला कि इतना बड़ा वॉल्यूम है और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, प्राइस गिरी, तो वहां पे हेजिंग मैकेनिज्म होना चाहिए था। सोया में मेरे तर्क बड़े क्लियर हैं, बड़े सटीक हैं कि सोया में ओपन इंटरेस्ट है नहीं, बहुत कम वो है। तो सोया की मार्केट को, प्राइस को ऊपर नीचे करना, रिगिंग करना बहुत ही आसान काम है, जो कि तेल में ऐसा करना संभव नहीं है। सोया में हमारा स्टेक है ही कितना, बहुत थोड़ा सा है। तो सोयाबीन को छोड़ दें, हमारे प्लांट्स को चलने दें। देखिए, सोया का प्लांट्स चलने के लिए सोयाबीन की जरूरत है। अभी ट्रेडर और सटोरी और ये दुनिया भर की चीजें, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे कुछ मेंबर जो हैं वो हेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे उनसे वाकई बहुत हमदर्दी है, क्योंकि वो सिर्फ हेजिंग करते हैं। मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन इसका इतना ज्यादा मिसयूज हुआ पिछले कुछ सालों में। एनसीडीएक्स बात सुनी नहीं, सेबी के बाद चिट्ठी लिखें तो वो एनसीडीएक्स से उसका जवाब दिलवाते हैं। यानी मैं जिसकी शिकायत करूं उसको बोलते तू बता क्या करना है। सो सोया को छोड़ दें, और बड़ी रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं मैं कि बाकी में बिल्कुल शुरू करें, सोयाबीन को छोड़ दें फिलहाल। मिस्टर पाठक, ये आपके लिए पास सामने एक इंसिडेंट भी रखना चाहेंगे, क्योंकि जब कॉटन के भाव में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली तो इंडस्ट्री ने बोला कि कॉटन बहुत ऊपर जा रहा है, इसके वायदे पे रोक लग जानी चाहिए। जो हमने होते हुए देखा भी कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च नहीं हुए, उन्हीं लोगों ने, जो यहां पर हमने चैनल पे भी जिन्होंने बात करी कि ऐसा होना चाहिए, वही लोग आते हुए नजर आए, बोलते हुए नजर आए कि नहीं, वापस आना चाहिए, क्योंकि कोई हेजिंग मैकेनिज्म सडनली यहां पर नहीं है, प्राइस रेफरेंस भी नहीं है, एक लेवल पे यहां पर काम होने को भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना भाव अब बनता हुआ नजर आया है।
क्या वो तकलीफ हम बाकी कमोडिटीज में, एडिबल ऑयल में देखते हैं? देखिए, एडिबल ऑयल में वो तकलीफ नहीं आने वाली है। कॉटन की बात आपकी सही है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग होनी चाहिए सोयाबीन में, या तो ये बताएं कि प्राइस इससे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। मैं ये आर्गुमेंट बहुत बार सुनता हूं कि कमोडिटी फ्यूचर्स का प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर मुझे भी प्राइस से कोई तकलीफ नहीं, बहुत बार कह चुका हूं कि मुझे सोयाबीन की प्राइस से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो मील बेचना है, तेल बेचना है, तो सोयाबीन की प्राइस कुछ भी हो। लेकिन जो वॉलेटिलिटी है कि आज 6% घटा, कल 6% डाउन हुआ, परसों 12% गिर गया, फिर 24% बढ़ गया, ये जो है तकलीफदायक चीज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सोयाबीन में नहीं हो, और ये अभी अगर सोयाबीन में होगा तो ये बात फिर से शुरू होगी। मैं अभी से बता रहा हूं आपको कि इस तरह की ऊपर नीचे फिर से शुरू हो जाएगी। सटोरी और बाकी लोग, एक्चुअली मेरे को बहुत कॉल आते हैं आजकल कि आप क्यों खिलाफत कर रहे हैं, और वो कुछ लोग शायद डिसरेस्पेक्टफुली बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ। नहीं, मैंने तो जिनको भी सुना है मिस्टर पाठक बहुत रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, ऑनर भी बोलते हैं, और ऑफ एयर भी हमसे जो बात होती है बहुत ही इज्जत के साथ यहाँ पर की जाती है। नीरव, ये एक चीज आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। उठापटक ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट्स में होती है, लेकिन एक हेजिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से यहाँ पर बाजार में गायब हो गया। क्लियरली काफी एसोसिएशंस ने, फेडरेशंस ने यहाँ पर सरकार को लिखा भी है, सीडा की तरफ से भी यहाँ पर बात हुई है, मेंबर्स ने, एक्सचेंजेस ने, ब्रोकरेजेस ने तक यहाँ पर लिखा है कि इन कमोडिटीज को वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि क्वाइट क्लियरली जिस तरह की मूवमेंट हम यहां आता हुआ देखते हैं उससे कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वो मूवमेंट्स होते हुए नजर आती हैं। लेकिन वहां पर काम करने का तरीका अलग है, सर्वेलेंस है, मार्जिन बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन एक सस्पेंड कर देना 1 साल के लिए क्लियरली बाजार को हर्ट करता है। 100% ये हर्ट करता है। और देखिए, जैसे आपने बोला वो बहुत सही है कि हमने आंखें मीच ली कि हमने हमारे फ्यूचर्स बंद कर लिए, तो क्या दुनिया नहीं मूव करी? 100% मूव करी। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में जितनी वॉलेटिलिटी रही वो रही, जितनी केएलसी में वॉलेटिलिटी रही वो रही। सो बेसिकली वी आर नॉट अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। हर प्रोडक्ट में हम कहीं ना कहीं लिंक्ड है, और हमारे लिए उनका क्या इंपैक्ट है उसका एक डैशबोर्ड हमें यहाँ पे चाहिए, जो कि हमारा फ्यूचर्स मार्केट है। और कितना भी हम देखें, मैं ये बोलूंगा कि हर आदमी को यहाँ तकलीफ लेके इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके हेज करना पड़ा है। उसमें भी मैं बोलूंगा कि 30-40% ही मार्केट जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जाके कर पाए, और वो भी उनका 40-50% ही एक्सपोजर को जाके हेज कर पाए, एंड एट लीस्ट 3 to 5 times द कॉस्ट एंड एटलीस्ट 3 to 5 times द मार्जिन मनी। सो ये एक बहुत ही जो एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हमारे यहाँ हमारे डोर स्टेप पे आके हमारी कंट्री में बन गया था, वो हमने एक बार के लिए स्टॉप कर दिया। तो वो मैं नहीं मानता हूं कि सही है। और जी, प्राइसेस तो ऐसा है, कोई भी कमोडिटी हो, आप इतने कमोडिटी चैनल में दिखाते हैं, किसी की प्राइस स्टेबल रहती है क्या? प्राइसेस तो डिमांड एंड सप्लाई, दूसरे फैक्टर्स, और मैं बोलता हूं फंड्स, गवर्नमेंट, आज की तारीख में सबसे बड़ी प्राइस वॉलेटिलिटी हो रही है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस के लिए। तो अब हम किसको एलिगेट करेंगे? उल्टा है, इंडस्ट्री के हाथ में नहीं कि आज इंडोनेशियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है, मलेशियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है। सो बेटर है कि हमारे पास हम जो चीज कर रहे हैं उसको हाथों हाथ हेज करने का ऑप्शन हो, और ये मैकेनिज्म अगर हमारे डोर स्टेप पे हमारी कंट्री में अवेलेबल है तो इट इज मच मोर एफिशिएंट, मच मोर कोरिलेटेड टू अस। सो आई थिंक इट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड हिट। एब्सोल्युटली। एक फाइनल वर्ड मिस्टर पाठक, अगर आप कुछ कहना चाहते हो बिफोर आई वाइंड अप दिस कॉन्वर्सेशन। देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो पर से हम चाहते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा टूल है रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के लिए। और मैं नीरव से बिल्कुल सहमत हूं, बाकी दोस्तों से भी, कि हेजिंग की मैकेनिज्म होनी चाहिए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को स्टार्ट करने दें, पहले तेल शुरू करने दें, फिर देखते हैं कि एक्सचेंज कैसे सर्विलेंस और विजिलेंस को बेटर करते हैं। अगर वो सब सही हो जाए तो मैं कहता हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग सब जगह होनी चाहिए। लेकिन अभी पहले देख लें कि वहां पे कैसे काम चलता है, और एक्सचेंज कितनी बात सुनते हैं, कितने कंसल्टेटिव तरीके से काम करते हैं, उसको एक बार देख लें, फिर सोयाबीन की बात। ऑल राइट, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अभी भी यहाँ पर, लेकिन बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक एंड नीरव एज ऑलवेज आपका आने के लिए, और बहुत ही कैंडिड खुलासे के साथ यहाँ पर चर्चा भी करने का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कमोडिटी स्ट्रैटेजीज की। आज जल्द आते हैं। आपका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, और प्रीतम आपसे अब जानना चाहेंगे, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग की अनाउंसमेंट्स का बाजार को यहां पर इंतजार है, उससे पहले अगर कोई ट्रेड ले रहा हो, स्पेशली सोने चांदी में जिस तरह की तेजी हमने आते हुए देखी है, उसके बाद क्या है? देखिए मनीषा, पहले बात तो ये बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि आज के दिन का जो भी ट्रेडिंग आइडिया मैं शेयर करने वाला हूँ
वो स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए और उसको कृपया कैरी ओवर नहीं करें। तो ये एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करता हूँ। रही बात गोल्ड सिल्वर में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी। यदि गोल्ड वापस बाउंस बैक करता है 54,850 लेवल पे, एक इंट्राडे के स्मॉल टारगेट के साथ एक सेल का ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 55,000 और टारगेट रहेगा 54,650 का। सिमिलरली सिल्वर के लिए भी यदि वापस 69,100 लेवल पे आता है, वहां पे हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखा है, वहां पे हम लोग सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 69,600 का और टारगेट रहेगा 68,500 का। बट जैसे मैंने बोला, ये दोनों ही ट्रेड स्ट्रिक्टली आज के हैं, स्मॉल इंट्राडे के लिए हैं। टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगा के चलिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से तो तेजी में ऑलराइट। और मेटल्स में क्या हाल है, क्योंकि यहां पर भी जो डॉलर की गिरावट है, इन्फ्लेशन के डेटा का रिएक्शन है, बाजार ने 50 बेसिस पॉइंट्स फैक्टर इन कर लिया है, तो मेटल्स के लिए भी क्या यही राय है? तो मेटल्स में थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है मेरे हिसाब से। कॉपर यदि 704 लेवल पे आता है तो कहीं ना कहीं वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं 700 का और टारगेट रहेगा 710 का। जिंक में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेजी मेंटेन्ड है, क्योंकि दोनों में कहीं पे सप्लाई का ही इंपैक्ट है। ये न्यूज कैरी कर रहा है, डिस्पाइट फेड का स्टेटमेंट के हिसाब से वेट करते हुए भी मार्केट में उसमें थोड़ी बॉन्सी है। तो जिंक को भी आप 287 के लेवल पे आता है तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए एट 285 और टारगेट प्राइस रहेगा 290 का। क्रूड जो कि $80 के ऊपर है, क्या ये बरकरार है या यहां पर भी मुनाफा वसूली की जरूरत है? क्रूड में तो आई थिंक मोरलेस ये भी अगेन स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही कॉल है, क्योंकि आज के दिन पे अपना EI डेटा भी आने वाला है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा। तो मुझे लगता है कि एक बार 6240 के आसपास प्राइस आता तो एक बार वापस रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग। छोटा स्टॉप लॉस 6200 का और छोटा टारगेट प्राइस भी है 6300। तो ये छोटे रेंज पे हम लोग खेलना चाहेंगे आज के दिन। ऑलराइट, जैसे कि प्रीतम ने कहा, स्ट्रिक्टली यूएस फेड की पॉलिसी से पहले इंट्राडे मार्केट के हिसाब से ये स्ट्रैटेजीज हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे रुपेश, जीरे में तो आपने आज हमें यहाँ पर कॉल दिया ही था, लेकिन कैस्टर में जो 2% की तेजी है और जिस तरह की उठापटक गुआर में फिर से लौटती हुई नजर आई है, यहाँ पर टॉप ट्रेंड्स क्या हैं? गवार सीड और गवार की बात करें तो गवार सीड की बात करें तो 6000 का लेवल अगेन वेरी क्रूशियल। 6000 के बाद में ही तेजी की बात करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक प्रेजेंट 5700 to 6000 के बीच में ट्रेडिंग के बीच में ही चलता रहेगा ये बाजार। अराइवल्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे फार्मर्स भी अराइवल्स मंडिया में ला रहे हैं, सामने डिमांड बहुत कमजोर है। गवार सीड मुझे लग रहा है 5700 to 6000, उसके बाद में 5700 अगर ब्रेक करता है तो मंडी वाला और 6000 ब्रेक करता है तो ऊपर तेजी का। और गवार कम में मुझे लग रहा है 12,000 से 13,000 के बीच में ही ट्रेडिंग जोन में आते रहेगा। और 12,000 एक बार अगर नीचे टूटता है तो एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,000 के आसपास का लेवल आ सकता है। कैस्टर सीड में जो उछाला है, उछाले में सेल राइस होना चाहिए, बिकॉज नई अराइवल्स 15 जनवरी के बाद में कुछ स्विंग में शुरू हो जाएगी। सामने डिमांड चाइना से डिमांड इतनी नहीं है, सामने फेस्टिवल होने से नई डिमांड भी मुझे लग रहा है फरवरी के बाद में आनी चाहिए। ओवरऑल देख रहे हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है 7,500 के ऊपर कैस्टर सीड में बिकवाली करनी चाहिए। ऑलराइट, तो वो डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज आपके लिए एग्रो और नॉन एग्रो स्पेस में। बहुत शुक्रिया प्रीतम, रुपेश, समय निकालने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।